एक आदमी की इच्छा थी, वो अपने टीचर से बड़ी घृणा करता था, टीचर से बड़ी नफरत करता था, लेकिन कह नहीं सकता था। उस टीचर का नाम था फतेहचंद। उस लड़के के अंदर वो दमित इच्छा ऐसी हो गई कि जब भी फा का शब्द आता था तो उसकी ज़ुबान लड़खड़ जाती थी। मास्टर जी फाइल लाऊं, तो ये हो जाता, मास्टर जी फाइल लाऊं। अब फ्रायड ने कहा कि एफ पर ही इसकी ज़बान क्यों लड़खड़ाती है। अंदर दमित उसने देखने शुरू किए, और देखते देखते ये हुआ कि एक टीचर था जिससे इसके मन में बड़ी घृणा हो गई थी। वो टीचर जो था, फतेह उसका नाम था, लेकिन टीचर ऐसी शक्ति होती है, उसके खिलाफ कुछ ये बोल नहीं सकता था, उसको कह नहीं सकता था। वो रिप्रेस कर ली ने डिज़ायर, और रिप्रेस करके वो डिज़ायर ऐसी बन गई कि अब इसके परमानेंट पार्ट बन गई। जब तक इसके अनकॉन्शियस से वो नहीं निकाली जाएगी, ये हमेशा एफ पर लड़खड़ा जाएगा। कोई भी एफ शब्द बोलो। तो इस तरह से फ्रायड ने सारी सिंबल लेकर के, सारी ग्रीक मैथोलॉजी से लिए हैं उसने, जितनी ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें जो सिंबल थी उन सबको लेकर के उसने ड्रीम के एनालिसिस करके और पेशेंट को देखना शुरू किया। तो बहुत बड़ा काम फ्रायड ने ड्रीम एनालिसिस के ज़रिए से अनकॉन्शियस तक पहुंचने का काम किया। अब अनकॉन्शियस से पहुंच गए तो क्या होगा, तो असली चीज़ आ गई है साइंस की। साइंस कहती है नो इफेक्ट विदाउट कॉज एंड नो कॉज विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट। फ्रायड बहुत साइंटिफिक हैं, साइंटिफिक मेथड नहीं छोड़ते, अनसाइंटिफिक चीज़ें कोई नहीं ला रहे हो, मैजिक मोजी को कुछ नहीं ला रहे, जादू टोना कुछ नहीं ला रहे। तो वो जब देखते हैं कि सारे ड्रीम में ये सिंबल जो है इसके अंदर आई है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। जो भी कारण हो, वो कारण अगर समाप्ति हो गया है तब भी उसने इफेक्ट लीव किया है, तो इफेक्ट से देखो क्या कारण था इसका। और अगर कारण कोई दिखाई दे रहा है तो देखो कि इस पर ये इफेक्ट पड़ेगा, इसको ये बीमारी हो जाएगी इससे। तो कॉजल लॉ लागू कर दिया फ्रायड ने उस चीज़ पर जो बिल्कुल इरेशनल है, कोई लागू नहीं कर सकता। साइंटिफिक मेथड को अनसाइंटिफिक चीज़ों पर लागू करके और उनको एक्सप्लेन कर दिया सारा, साइंस के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश। तो अनकॉन्शियस को भी साइंस के द्वारा एक्सप्लेन करने का काम फ्रायड का ही है, और ये फ्रायड की बहुत बड़ी मेडिकल साइंस को देन है। ये तो हमने शुरू में ही देखा था कि पहले मेडिकल साइंस में यही होता था, झाड़ फूंक, कोई मेंटल हॉस्पिटल थे ही नहीं फ्रायड से पहले। और फ्रायड ने बड़े बड़े मेंटल हॉस्पिटल बना दिए, जहाँ मरीज़ का अच्छी तरह से एनालिस करके उसके अनकॉन्शियस में हम घुस जाते हैं। अब ये अनकॉन्शियस क्या है, इसको हमने देखना है। अनकॉन्शियस इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द रिप्रेस्ड डिज़ायर्स। जितनी भी रिप्रेस्ड डिज़ायर हैं, जिनका हमने दमन किया है, वो कभी मरती नहीं है। फ्रायड यहाँ भी वही साइंस वाली बात लाते हैं कि मैटर को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना नया मैटर क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे ही जो एनर्जी कन्वर्ट होते होते फिजिकल एनर्जी से और मेंटल एनर्जी तक पहुंच गई, साइकोलॉजिकल एनर्जी तक पहुंच गई, उस साइकोलॉजिकल एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। उसको जब डॉक्टर करेगा तो चेंज करके उसको साइकोलॉजी से फिर केमिकल में लाएगा, बायोलॉजिकल में लाएगा, और बायोलॉजिकल में ला के मरीज़ को ठीक कर देगा, लेकिन उसको नेगेट नहीं कर सकता वो। तो इसलिए साइकोलॉजिकल एनर्जी को अच्छी तरह से हमने अध्ययन करना है। अब साइकोलॉजिकल एनर्जी का एक बहुत बड़ा गुण ये होता है साइकोलॉजिकल एनर्जी का,
जितना भी है सब में, कि वो कन्वर्टेबल है सारी की सारे, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइकोलॉजी एनर्जी का। इसलिए आदमी मरीज ठीक हो जाते, नहीं तो पागल ठीक ही नहीं हो। तो साइकोलॉजिकल एनर्जी पर भी फायर ने वही साइंस का लॉ लागू कर दिया जो बायोलॉजी, जो फिजिकल एनर्जी पर लागू होते हैं। बिल्कुल, ये फ्राइड की बहुत बड़ी देन है। ये भी मोनिज्म। अब साइकोलॉजी क्या है? ये रिप्रेस डिज़ायर इकट्ठी होती जा रही है। कोई डिज़ायर आपकी मरेगी नहीं, वो वहाँ जाकर रिप्रेस जब डॉक्टर उसको चेंज करेगा तो बायोलॉजिकल में कन्वर्ट हो जाएगी और किसी चीज़ में, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी। वो कौन सी डिज़ायर है जिसको रिप्रेस किया गया है, वो वहाँ आपके अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है। अब वो अनकॉन्शियस बड़ा इरेगुलर है, कभी कौन सी डिज़ायर किसके साथ निकलेगी, कौन सा मैनिफेस्टेशन करेगी, जैसे मैंने बताया। तो अनकॉन्शियस भी यही काम करता है। अनकॉन्शियस का गुण ये है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए सपने में चीज़ें भी पैदा कर लेता है, बड़ी क्रिएटिव है। अनकॉन्शियस की जो एनर्जी है बड़ी क्रिएटिव है। इसको कहा उन्होंने, ये चूँकि डार्क है, जाना नहीं जा सकता, अंधकार में है, इसलिए इसको नाम दिया उन्होंने इड। इड जर्मनी का शब्द है, उसको अंग्रेजी में इट कहते हैं। इट बस है, कोई चीज़ है ज़रूर, क्या है वो कुछ पता नहीं, क्योंकि डार्क है वो। तो अनकॉन्शियस जो है वो डार्कर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी है, लेकिन इतना पावरफुल है कि हमारे सारे बिहेवियर को, दिन का भी जो कॉन्शियस बिहेवियर है, अलग अलग लोगों के अलग अलग चीज़ें हैं, वो कौन सी पावर है जो अलग अलग। एक आदमी शाम को पान खाए बिना नहीं रह सकता वो। तो अनकॉन्शियस में कोई ऐसी डिज़ायर जो पान से सेटिस्फाई होती है, उसके पैर अपने आप वहीं को चले जाएंगे। उस डिज़ायर को खोजना हमारा काम है अनकॉन्शियस में से। अनकॉन्शियस में से हम ड्रीमों को एनालिसिस करके करते 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 खोज के बता देंगे पेशेंट को कि तेरे अंदर ये इच्छा है, इसका तूने दमन किया है, इसको निकाल दे, खराब इच्छा है, या इसको बायोलॉजिकल में कन्वर्ट कर दे, या इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर दे। तो इस तरह से हम अनकॉन्शियस में से उन चीज़ों को लाएंगे। जो इर्रेशनल है उसको पहले रैशनल बनाएंगे। अनकॉन्शियस में सब चीज़ें इर्रेशनल होती हैं। जैसे ड्रीम में मैंने कहा कि ड्रीम में हाथी रेलगाड़ी में घुसता दिखाई देता है। अब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो बड़ी भयंकर ड्रीम दिखाई देते हैं। ड्रीम में भूत दिखाई दिया, जिन दिखाई दिया, ड्रीम में ऐसे आदमी दिखाई दिए जो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, मैं चीख रहा हूँ बचाओ बचाओ। ये जो डरावने सपने हैं, ये भी हमारा अनकॉन्शियस अपने आप पैदा करता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अगर हम न चीखें तो हो सकता है हमारे ब्रेन में कोई नस फट जाए। तो अनकॉन्शियस ऐसी चीज़ें क्रिएट करेगा जिसमें अंदर का कन्फ्लिक्ट, कि हम भूत से लड़ रहे हैं, तो भूत किसी चीज़ का सिंबल होगा, वो देखेगा फ्राइड कि किस चीज़ का सिंबल है, और हम भूत से लड़ रहे हैं और भूत ने हमें पराजित कर दिया है। तो इसका मतलब कोई जो हमारे अंदर जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, उनमें कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट हैं जो हमें डिमोरलाइज कर रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनको हमने जीत लिया है। तो फ्राइड ने अनकॉन्शियस की एक एक चीज़ को खोल करके रख दिया ड्रीम के ज़रिए से। और जब ड्रीम के ज़रिए से उन्होंने देख लिया हमारी इन इच्छाओं को सारी से, और ये भी देख लिया कि इसको ईद को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम इससे कुछ लें, ये अपने आप ही अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती है। सोते सोते बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं। एक मकान ऐसा क्रिएट हो गया, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए वो मकान चाहिए, तो मैंने अंदर ही अंदर क्रिएट कर लिया। तो अनकॉन्शियस के अंदर क्रिएटिव पावर भी बहुत ज़्यादा है। इस क्रिएटिव के कारण से अनकॉन्शियस अपनी उन दमित इच्छाओं को सेटिस्फाई करता रहता है, जो हमारे कॉन्शियस को असर डालती हैं, होता है नॉर्मलिटी ले आती है, नहीं तो अंदर ही अंदर वो सारी की सारी करती रहती हैं।
तो इस अनकॉन्शियस को स्टडी करने के बाद फ्रायड ने ह्यूमन पर्सनैलिटी का एनालिसिस करना शुरू किया। जैसा कि हमने कहा कि सबसे बड़ी देन, जैसे पहले पुराने काल में सबसे बड़ी देन ये थी कोपरनिकस की कि उसने कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है, सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं काट रहा। ऐसे ही फ्रायड ने कहा कि हमारा जो सारा बिहेवियर है इसके पीछे एक बड़ी पावरफुल अनकॉन्शियस शक्ति काम कर रही है। वो अनकॉन्शियस शक्ति हमारे दिन में, एक आदमी की इच्छा थी, वो अपने टीचर से बड़ी घृणा करता था, टीचर से बड़ी नफरत करता था, लेकिन कह नहीं सकता था। उस टीचर का नाम था फतेहचंद। उस लड़के के अंदर वो दमित इच्छा ऐसी हो गई कि जब भी फा का शब्द आता था तो उसकी ज़बान लड़खड़ जाती थी। मास्टर जी फाइल लाऊं, तो ये हो जाता मास्टर जी फाइल लाऊं। अब फ्रायड ने कहा कि एफ पर ही इसकी ज़बान क्यों लड़खड़ाती है। अंदर दमित उसने देखने शुरू किए और देखते देखते ये हुआ कि एक टीचर था जिससे इसके मन में बड़ी घृणा हो गई थी। वो टीचर जो था फतेह उसका नाम था, लेकिन टीचर ऐसी शक्ति होती है उसके खिलाफ कुछ ये बोल नहीं सकता था, उसको कह नहीं सकता था। वो रिप्रेस कर लेने डिज़ायर, और रिप्रेस करके वो डिज़ायर ऐसी बन गई कि अब इसके परमानेंट पार्ट बन गई। जब तक इसके अनकॉन्शियस से वो नहीं निकाली जाएगी, ये हमेशा एफ पर लड़खड़ा जाएगा। कोई भी एफ शब्द बोलो, वाहे गुरु जी की फतेह, तो वाहे गुरु जी की फतेह। तो इस तरह के फ्रायड ने सैकड़ों चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस से निकाल करके और हमारे सामने रखनी शुरू की। और जब वो हमारे सामने आ जाती हैं तो हम उनको अपने आप क्योर करने लगते हैं। पता लग जाता है कि ये इच्छा मैंने पहले दमित की थी, अब इसको इस तरह से ठीक कर लूँ। तो इस अनकॉन्शियस के आधार पर हम पर्सनैलिटी का निर्माण करने के लिए चलेंगे। अनकॉन्शियस की खोज हो गई, इस अनकॉन्शियस को लेकर के हम चलेंगे कि ह्यूमन पर्सनैलिटी का अध्ययन कैसे करें, एबनॉर्मल बिहेवियर को कैसे ठीक करें, कौन कौन से एबनॉर्मल बिहेवियर, कौन कौन से हमारे अंदर की शक्तियां हैं। ये एक लंबा विषय हो जाएगा कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी बहुत लंबा विषय है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी से हमारा काम नहीं, हमारा सिर्फ फ्रायड के मेथड से ही काम है। तो हम पर्सनैलिटी फ्रायड की देखेंगे, बाकी ये डॉक्टरों का काम है उनकी एबनॉर्मलिटी को देखना कि इसके एबनॉर्मल बिहेवियर में कौन सी चीज़ पीछे काम कर रही है। तो जो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, बोल तो लोग जाते ही नहीं। अब जिस आदमी को ये है कि मैं एफ पर क्यों काँपता हूँ, वो समझता है तो रूटीन है, लेकिन डॉक्टर कहेगा तुम बार बार एफ पर ही क्यों काँपते हो, तब उसको लगेगा डॉक्टर साहब मैं एफ पर, हाँ भाई अपना इलाज कराओ देखो। तो छोटी मोटी चीज़ों को आदमी इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन वो होती थोड़ी बहुत है। तो फ्रायड कहता है कि डॉक्टर तो थॉरोली उनको देख करके अनकॉन्शियस में कौन सी इच्छाएं दबी हुई हैं उनको बाहर निकाल करके लाएगा। उस अंधेरे में से उन चीज़ों को बाहर निकाल करके लाना, ये हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी का काम है। और जब वो निकल के आ जाएंगी तो हम बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों की जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बीमारियां हैं एबनॉर्मल, वो डॉक्टरों का काम है। हम अब पर्सनैलिटी फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। इसके बाद पर्सनैलिटी फॉर्म होती कैसे है। जब पर्सनैलिटी फॉर्मेशन पे आ जाएंगे तो पता लग जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें हम कौन कौन सी चीज़ें हम फेंकते रहते हैं। फिर डॉक्टरों का काम है उनको निकाल करके मरीज़ को ठीक करना। अब एक मरीज़ है, डॉक्टर के पास गया, रात को मेरे चादर पर कीड़े रेंगते डॉक्टर साहब, 6-6, 3-3, 4 बार जब झाड़ता हूँ मैं, फिर ऐसा लगता है कीड़े रेंग रहे हैं। अब डॉक्टर ने देखा वहाँ जा कर के, कीड़ा तो एक भी नहीं है, इसको तो लगता है। तब ये डॉक्टर का काम है, हमारा काम नहीं है। डॉक्टर देखेगा कौन सी ऐसी इच्छा है इसकी अनकॉन्शियस माइंड में जो इसको कीड़े बन करके प्रकट होती है सारी और परेशान करती है। तो ये डॉक्टरों का काम है, क्योंकि ये बीमारी जो है हैबीफ्रेनिया,
ये ऐसी बीमारियों का हम जिक्र नहीं करेंगे, है भी ये डॉक्टरों का काम है। हम तो ये कहेंगे कि अनकॉन्शियस को एनालाइज किए बिना एबनॉर्मलिटी ठीक नहीं की जा सकती। जितनी एबनॉर्मल डिजीज़ हैं, जितनी भी एबनॉर्मल बीमारियां हैं, जितना भी एबनॉर्मल बिहेवियर है आदमी का, चाहे वो एंग्जाइटी न्यूरोसिस हो, चाहे वो साइकोसिस हो, चाहे कैरेक्टरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो जो जितना भी है सारा का सारा वो अनकॉन्शियस के कारण से होता है। हमारा अनकॉन्शियस कैसे बिहेव कर रहा है और कितनी हमारी कॉन्शियस को जो है, हमारे कॉन्शियस के अंदर कितनी शक्ति है उसको रोकने की। अगर कॉन्शियस बिल्कुल नहीं रोक रहा तो बिल्कुल ही पागल हो जाएगा वो आदमी। अगर कॉन्शियस रोक रहा है तो परेशान रहेगा, वो एंग्जाइटी वगैरह तो रहेगी, उसे खुद भी पता नहीं होता कि मैं क्यों परेशान रहता हूँ। जब डॉक्टर के पास जाएगा तो अनकॉन्शियस का एनालिसिस करके ड्रीम के द्वारा करेगा। अब तो कई टेक्निक और भी आ गई हैं, सेंटेंस कंप्लीट की टेक्निक आ गई है, वर्ड एसोसिएशन की टेक्निक आ गई है। ड्रीम टेक्निक लंबी होती थी इसलिए कुछ और चीज़ें निकाल ली हैं, लेकिन फिर भी ड्रीम को अब भी रॉयल रोड टू एंड माना जाता है। तो हम इन बीमारियों के साथ और बीमारियों के इलाज के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, इनको हम बिल्कुल छोड़ देंगे। हम तो पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, आदमी की पर्सनैलिटी फॉर्म कैसे होती है, साइकोलॉजिस्ट ने आदमी की पर्सनैलिटी के एनालिसिस किए हैं। ऑलपोर्ट वर्नर ने सबसे ज़्यादा एनालिसिस किया है। मिनेसोटा पर्सनैलिटी इन्वेंटरी में आदमी की पर्सनैलिटी को बहुत ही गहराई से करके बड़े ट्रेट बना दिए हैं। इतने ट्रेट है आदमी के, लेकिन पर्सनैलिटी फॉर्म कैसे होती है ये काम सिर्फ फ्राइड ने किया है। पर्सनैलिटी फॉर्मेशन जो है ये किसी के, जब पर्सनैलिटी फॉर्म हो गई तो हम एनालाइज करके तो बता देंगे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में ये ट्रेट हैं, तुम्हारी में ये ट्रेट हैं, लेकिन पर्सनैलिटी फॉर्म कैसे होती है ये काम सिर्फ फ्राइड ने ही किया था। तो हम अब फ्राइड के पर्सनैलिटी फॉर्मेशन पर आ जाएंगे, उसी को साथ लेके।